Hello friends, how are you all? I am Vali and today I'm going to discuss a very important questions of March Research Questions 2023. So today I'm going to start part 4. In the previous sessions, we have completed 3 parts. So many questions we have covered. And today I'm going to start part 4. So question is, National Education Policy 2020 recommended which of the following functions for the General Education Council? तो जो आपकी NEP 2020 है, एनईपी 2020 ने रिकमेंड किया है कौन से फंक्शन जनरल एजुकेशन काउंसिल का कौन सा फंक्शनिंग करती है ये एक्रीडेशन प्रोवाइड करती है काउंसिल एकेडमिक स्टैंडर्ड सेटिंग करती है फंडिंग प्रोवाइड कर रही है फिर रेगुलेशन प्रोवाइड करती है तो हमारी जनरल एजुकेशन काउंसिल ये सिलेबस देखती है ये एकेडमिक्स की स्टैंडर्ड की एकेडमिक का स्टैंडर्ड जो उसकी सेटिंग करती है तो आपकी जो जनरल एजुकेशन काउंसिल है इसकी जो फंक्शनिंग है वो एकेडमिक से बिलोंग करती है फंड का काम ये नहीं करती एक्रीडेशन आपको पता है नेक प्रोवाइड करता है तो ये जनरल एजुकेशन काउंसिल क्या प्रोवाइड करती है एकेडमिक स्टैंडर्ड सेटिंग तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ द एक्रेडिटेशन स्कीम्स अंडर नेप्ट इन्वॉल्व्स क्वालिटी ऑफ तो नेप क्या चीज है हमारी ये किस चीज की क्वालिटी में इन्वॉल्व होता है प्री प्राइमरी स्कूल गवर्नेंस प्राइमरी स्कूल गवर्नेंस सेकेंडरी स्कूल गवर्नेंस या फिर स्कूल गवर्नेंस आपको बताने चारों में से कौन सा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा तो जो हमारी एक्रेडिटेशन प्रोवाइड करता है स्कीम्स जो नेप के अंदर आती है पहले तो इसकी फुल फॉर्म क्या है हमारी इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ये क्या प्रोवाइड करती है ये एजुकेशन और ट्रेनिंग के अंदर जो ये एक्रेडिटेशन है प्रोवाइड करती है जिससे आपका जो इंस्टीट्यूशन है वो प्रॉपरली रिकॉग्नाइज्ड हो जाता है और स्पेशली जो इसका काम होता है वो स्कूल गवर्नेंस के ऊपर होता है तो नेप जो एक्रेडिटेशन जो स्कीम है इसकी ये किसके लिए स्कूल गवर्नेंस के लिए इससे क्या होता है कि स्कूल गवर्नेंस दैट मीन्स कि जो आपकी स्कूल है उसकी जो क्वालिटी है वो इजीली असेस की जा सकती है उसकी इफेक्टिवनेस को चेक किया जा सकता है कितना एफिशिएंट है स्टूडेंट्स के लिए वो आप चेक कर सकते हो उसकी सस्टेनेबिलिटी चेक कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल इसके कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरियाज हैं इस स्कीम के कि लीडरशिप मैनेजमेंट देखती है गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी चेक करती है ह्यूमन रिसोर्स चेक करती है रिसोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर करिकुलम एंड पीडागोजी स्टूडेंट लर्निंग एंड अचीवमेंट एंड क्वालिटी एश्योरेंस ये सारे क्राइटेरिया हैं जिससे इस स्कीम के ऊपर बेस्ड है ये सबसे इम्पोर्टेंट और वैल्यूएबल टूल माना जाता है जो ये स्कीम जो है आपकी सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल टूल माना जाता है स्कूल गवर्नेंस के लिए क्योंकि इससे क्या होता है स्टूडेंट्स को क्या प्रोवाइड होती है हाई क्वालिटी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड होती है और जो आपका एक्रेडिटेशन है ये प्रोवाइड करता है स्कूल्स को रिकॉग्निशन ठीक है A+ है A++ है एंड ये सपोर्ट करता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने गोल्स को अचीव करें और जो उनकी लाइफ है वो इम्प्रूव हो सके तो जो हमारा नेप्ट है वो किसके लिए करता है स्कूल गवर्नेंस के लिए करता है नेक्स्ट है विच इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ डिसेबिलिटी एज सीन बाय द ह्यूमन राइट्स एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन 1994 आपको बताना है इनमें से कौन सी डिसेबिलिटी नहीं है तो आपको पता होना चाहिए डिसेबिलिटी होती क्या है लॉस ऑफ फिजिकल और मेंटल फंक्शन तो कहीं ना कहीं डिसेबिलिटी हो गई लॉस ऑफ अ पार्ट ऑफ द बॉडी एम्बोली बोलते हैं जिसको हम कि अगर बॉडी का कोई एक पार्ट दैट मीन्स कोई हैंड या कोई लेग नहीं है किसी का या किसी रीजन की वजह से लॉस हो गया है किसी एक्सीडेंट की वजह से एनी कंडीशन विच अफेक्ट अ पर्सन थॉट प्रोसेस किसी के थॉट प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज जो आपकी आती हैं कोई ऐसी कंडीशन ऑटिज्म होता है तो उससे जिससे किसी के थिंकिंग प्रोसेस में प्रॉब्लम है तो वो भी आपका डिसेबिलिटी हो गया इमोशनल स्ट्रेस को हम डिसेबिलिटी नहीं बोलते क्योंकि इसके अंदर कोई भी टेम्परेरी रीजन हो सकता है किसी के साथ कोई ट्रॉमा हो सकता है कोई भी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से एक फॉर अ टाइम पीरियड किसको इमोशनल स्ट्रेस होता है तो लेकिन हम इसको डिसेबिलिटी में नहीं लाते डिसेबिलिटी में ये तीनों पार्ट्स जो आपके डिसेबिलिटी में आते हैं लेकिन फोर्थ आपका नहीं आता लेकिन क्वेश्चन में नॉट पूछा है तो इसलिए यही आपका करेक्ट आंसर है सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो आईसीएफ मॉडल है ये फोकस करता है कौन से डिसेबिलिटी के कंपोनेंट्स पे आपको बताना है जो आपका इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन मॉडल है फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटी ये किन कंपोनेंट्स की डिसेबिलिटी के पे फोकस करता है एक्टिविटीज इन पार्टिसिपेशन मेडिकल डिस्क्रिप्शन डॉक्टर्स प्रेस्क्रिप्शन या फिर साइकेट्रिस्ट का प्रेस्क्रिप्शन देखिए जो हमारा आईसीएफ मॉडल है ये फोकस करता है किस पे फंक्शनिंग डिसेबिलिटी एंड हेल्थ जो इसका फुल फॉर्म है ये डेवलप किया गया था बाय डब्ल्यूएचओ के थ्रू ये आईसीएफ का जो फ्रेमवर्क है वो यही है कि किस तरह से आप डिसेबिलिटी को पहचान पा रहे हैं समझ पा रहे हैं कि लोग किस किस तरह से हेल्थ कंडीशंस को फेस करें क्या उनके पर्सनल फैक्टर्स हैं क्या उनकी हेल्थ कंडीशंस हैं और क्या उनकी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं तो जो आपका आईसीएफ मॉडल है वो 3 कंपोनेंट के ऊपर फोकस करता है फर्स्ट बॉडी फंक्शन एंड स्ट्रक्चर सेकंड एक्टिविटीज एंड पार्टिसिपेशन एंड द थर्ड वन इज
इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक है। तो जो आपका बॉडी फंक्शन एंड स्ट्रक्चर है वो रेफर करता है फिजियोलॉजिकल फंक्शन बॉडी सिस्टम के, कि कहीं ऐसा नहीं कि बच्चे को विजन में प्रॉब्लम है, हियरिंग में प्रॉब्लम है, लोकोमोशन में कोई प्रॉब्लम है, या कॉग्निशन में कोई प्रॉब्लम है। और एनाटॉमिकल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, दैट मीन्स अगर किसी का कोई पार्ट लॉस है, किसी टिश्यूज में कोई इशू है, वो मस्कुलर प्रॉब्लम है, तो ये सब चीजें देखता है। एक्टिविटीज एंड पार्टिसिपेशन के बच्चा किस तरह से सोशलाइज हो रहा है, किस तरह से लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहा है अपनी डेली लाइफ में। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के बच्चा कोई भी एक्टिविटी कैसे कर रहा है, उसका क्या एक सोशल एटीट्यूड है, किस एनवायरमेंट में वो कैसे रह रहा है, क्या वो बिहेव कर रहा है। तो जो आपका आईसीएफ मॉडल है, ये बायो साइको सोशल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी कहलाता है, जिसका मतलब क्या होता है कि जो डिसेबिलिटी है, क्या आप कैसे उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, वो कोई मेंटल कंडीशन या मेडिकल कंडीशन नहीं कहलाती। डिसेबिलिटी जो है वो कोई डिजीज नहीं है, इसलिए इसको डिसेबिलिटी कहा गया है। ये किसी भी सोशल या किसी भी इन्वायरमेंटल इशू की वजह से हो सकता है। तो इस मॉडल में इन चीजों को इम्फोसाइज किया गया है, इनकी इंपॉर्टेंस को बताया गया है। तो जो इसका मेन कंपोनेंट आते हैं वो तीन कंपोनेंट्स आते हैं, विच इज बॉडी फंक्शन एंड स्ट्रक्चर, एक्टिविटीज एंड पार्टिसिपेशन, एंड द थर्ड वन इज इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। तो आंसर क्या हो जाएगा, मैंने क्योंकि जो आपके तीन ऑप्शन दिए गए हैं वो गलत हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच इज वेरी कॉमन, 2021 हर साल ही पूछा जा रहा है क्वेश्चन, दैट हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ डिसेबिलिटीज आर इंक्लूडेड इन द आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में। कितनी डिसेबिलिटीज को कैटेगराइज किया गया, 22, 21, 07 या फिर 19। देखिए पहले आपकी 7 थी, बट अब आपकी कितनी है, करंट 21 डिसेबिलिटीज हैं। थैलेसीमिया, एसिड अटैकर, ये सब जो आ गए, ये सब इसमें में आ चुके हैं अब आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ चाइल्ड फ्रॉम कल्चरली बैकग्राउंड फैमिली बैकग्राउंड, सॉरी कल्चरली बैकवर्ड फैमिली बैकग्राउंड, अगर कोई बच्चा किसी कल्चरली बैकवर्ड फैमिली से है, उसका बैकग्राउंड जो है थोड़ा वीक है, अगर आपने उसे अपने स्कूल में एडमिट कर लिया है, तो एज अ स्कूल हेड आप क्या करेंगे, उस बच्चे को क्लास में बिठाएंगे और बहुत सारे स्टूडेंट्स को, कल्चरली बैकवर्ड स्टूडेंट्स को एक साथ बिठाएंगे, या फिर टीचर से कहेंगे जो कल्चरली बैकवर्ड स्टूडेंट उसके बारे में ज्यादा मालूमात करें, या फिर उस बच्चे को डबल क्लास में बिठाएंगे, लेकिन अगर उस बच्चे को किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, उसके लिए आप स्पेशल अरेंजमेंट प्रोवाइड करेंगे, उसको टीच करेंगे, देखेंगे कहीं ऐसा तो नहीं क्योंकि उसको किसी स्पेशल नीड की जरूरत है, या फिर आप उसको एडवाइस करेंगे कि वो सिर्फ वोकेशनल एजुकेशन पढ़े। तो हमारा जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो कहता क्या है कि सारे बच्चे, डिसेबल बच्चे, नॉर्मल बच्चे सब साथ पढ़ें। अगर किसी को स्पेशल नीड की जरूरत है तो आप उसे वो प्रोवाइड करें, कोई बच्चा विजुअली हैंडीकैप्ड है तो आप उसको प्रेली प्रोवाइड करें, कोई बच्चे को देखने में प्रॉब्लम है तो आप उसको हियरिंग एड प्रोवाइड करें ताकि वो सुन के समझे। तो आप बच्चे को स्पेशल नीड प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन उसको नॉर्मल क्लास में पढ़ाएंगे, उसको ये फील नहीं कराना कि उसके साथ कोई भी प्रॉब्लम है। तो आपका जो थर्ड ऑप्शन है, विच इज योर करेक्ट आंसर। एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट, आपको बताना है जो गलत स्टेटमेंट्स है वो कौन सी है। सोशल चेंज इज अ लोकल फिनोमिना, क्या हमारा सोशल चेंज जो है वो एक लोकल फिनोमिना है, ये हमारा ग्लोबल फिनोमिना है, ये गलत हो जाता है। स्पीड ऑफ सोशल चेंज रिमेन्स यूनिफॉर्म, मतलब सोशल चेंज हमेशा एक ही तरीके से होगा, आप अलग अलग टाइम में अलग अलग लोगों से मिलते हैं, अलग अलग जगहों पे रहते हैं, तो सोशल चेंज एक जैसा कैसे हुआ, सबका डिफरेंट होगा, सबका सेम हो ही नहीं सकता। एक इसेंशियल लॉ है, बिल्कुल जरूरी है, जब आप कहीं भी किसी भी नए इन्वायरमेंट में जाते हैं आप खुद को चेंज करते हैं सोसाइटी के हिसाब से, अपनी फैमिली के हिसाब से। सोशल चेंज जो आपका एक इसेंशियल लॉ है। डिफाइन डेफिनेट प्रोडिक्शन ऑफ सोशल चेंज इज नॉट पॉसिबल, बिल्कुल ठीक बात है, ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप सोशल चेंज को एक प्रॉपर वे में, मतलब एक प्रोडिक्शन कर सके कि आगे ऐसा ही होगा। सोशल चेंज जो एक ग्लोबल फिनोमिना है, बिल्कुल ठीक है। तो जो आपका सी, डी और ई ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए एंड बी, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था कि जो नॉट करेक्ट है वो हमको बताना है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। So thank you friends, thank you for your attention, stay blessed, enjoy learning and see you soon with the next video. तो नेक्स्ट सेशंस में मैं इसके आगे के पार्ट्स कराऊंगी ताकि आपका जो मार्च शिफ्ट 1 के क्वेश्चन है वो कवर अप हो जाए। Stay blessed, enjoy learning.